जो समाज की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल दे। आज संविधान निर्माता की याद रह रह कर आ रही है, जिन्होंने भारत के मूल निवासियों की तकदीर ही बदल दी। लेकिन हम उनकी कुर्बानियों को याद कर श्रद्धा के दो फूल भी अर्पित करने को हिचकते हैं। आखिर कारण क्या है? संविधान के अधीन हम आरक्षण का फायदा तो ले रहे हैं, लेकिन फायदा लेने के उपरांत हम भूल जाते हैं। हे प्रबुद्धजनों, जिनसे रोशनी मिली उन्हीं को भुला दिया, उन्हीं के आदर्शों को ठुकरा दिया। आज हमें उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत को जागृत करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से समाज में विकास की लहर जरूर आएगी। आवश्यकता है तो सिर्फ संघर्ष करने की, संगठित रहने की, शिक्षित बनने की। और आप सभी जानते हैं कि आज आदिवासी समुदाय के सामने सबसे बड़ी संकट है उसकी अस्मिता की रक्षा करना। कितनी बड़ी विडंबना है कि आज आदिवासी समुदाय को कभी हिंदू बनाया जा रहा है, कभी मुस्लिम बनाया जा रहा है। भाषा और संस्कृति पर जो हमले हो रहे हैं सो अलग। कुल मिलाकर आदिवासी समुदाय के ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चौतरफा हमला किया जा रहा है, जिससे इसकी पहचान संकट में पड़ चुकी है। ऐसे में हमें इनसे जुड़े मुद्दों पर न सिर्फ बारीकी से देखने और परखने की जरूरत है, बल्कि गंभीरता से समझने की भी जरूरत है। क्योंकि आज जहां एक तरफ आदिवासी समुदाय को उनके जल, जंगल और जमीनों से बेदखल किया जा रहा है, आदिवासियों को नक्सली के नाम पर मारा जा रहा है, पदोन्नति में आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, तो एनपीआर एनआरसी के माध्यम से आदिवासियों को विदेशी घोषित करने की भी एक साजिश रची जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ समान नागरिकता संहिता बिल भी आ चुका है, और जिसके अंतर्गत आदिवासियों के समस्त विशेषाधिकार खत्म कर दिए जाएंगे, जैसे 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, अनुच्छेद 13(3) का, अनुच्छेद 15(4), 16(4), अनुच्छेद 19(5), 19(6), अनुच्छेद 330, 342, 366, 371, साथ ही एट्रोसिटी एक्ट भी खत्म कर दिए जाएंगे। तो ये हम सबके सामने एक चिंतन का विषय है कि एक तरफ आदिवासी समुदाय को उनके जल, जंगल और जमीनों से बेदखल किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी संस्कृति, परंपरा और रूढ़ी प्रथा को भी नष्ट करने की एक साजिश रची जा रही है। और इसी समस्या को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार और उनकी घटती हुई जनसंख्या को देखते हुए 1993 में जिनेवा में एक महासम्मेलन करवाया था, और जिसमें विभिन्न देशों के प्रवक्ता गणों को और राजनेताओं को उसमें शामिल किया गया था। भारत से भी 4-5 प्रतिनिधिगण वहां पर गए थे, लेकिन जब उनसे आदिवासी समुदाय की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के संबंध में जब उनसे अपनी बात रखने को कहा गया, तब उन्होंने कहा कि भारत में तो आदिवासी ही नहीं है, भारत में तो मूल निवासी ही नहीं है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के सभी देशों के मूल निवासियों के लिए अत्याचार अधिनियम, टॉर्चर एक्ट लागू किया है, जबकि भारत के आदिवासियों के लिए टॉर्चर एक्ट की जगह जो है
अत्याचार निवारण अधिनियम यानी कि SC/ST एक्ट लागू किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के सभी देशों के मूल निवासियों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया है, यानी कि राइट्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ताकि आदिवासी लोग अपने सांस्कृतिक मूल्यों का स्वशासन यानी कि सेल्फ नेशन स्थापित कर सके। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि कनाडा जैसे देश में मूल निवासियों का प्रथम राष्ट्र यानी कि फर्स्ट नेशन ऑफ द इंडिजिनियस पीपल्स स्थापित किया गया है, जबकि हमारे देश में इस तरह के अधिकार का कोई भी प्रावधान नहीं है। और यदि भारत के आदिवासियों को मूल निवासी होने का दर्जा प्राप्त होता तो इस तरह के अधिकार यहाँ पर भी लागू होते। तो इस प्रकार से विश्व के सभी देशों के आदिवासियों को मूल निवासी होने का दर्जा प्राप्त है और विश्व स्तर पर उन्हें सार्वभौमिक पहचान और सार्वभौमिक अधिकार दिए गए हैं। लेकिन भारत के आदिवासियों को मूल निवासी होने का दर्जा प्राप्त नहीं होने के कारण और विश्व में उनकी सार्वभौमिक पहचान और सार्वभौमिक अधिकार नहीं मिलने के कारण भारत के आदिवासी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। तो इन सब समस्याओं को भी इस मंच के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष रखना चाहिए। और अब मैं धर्म कोड के बारे में बात करती हूँ। आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? सन 1871। तो सन 1871 में एबोर्जिनस यानी कि मूल निवासी शब्द का प्रयोग किया जाता था। 1881, 1891 में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता था। 1901, 1911, 1921 में एनिमिस्ट यानी कि जीवात्मवादी शब्द का प्रयोग किया जाता था। 1931 में ट्राइबल रिलीजन यानी कि आदिवासी धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता था। 1941 में ट्राइब्स यानी कि कुटुंब शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब आप लोग खुद ही देखिए कि सन 1871 से लेकर 1941 तक कहीं पर भी हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो 1951 से पहले आदिवासी न तो हिंदू था, न तो मुस्लिम था, न तो सिख था, न तो ईसाई था। लेकिन 1951 के बाद से आदिवासियों का पुरजोर तरीके से धर्मांतरण किया गया है और उनकी एकता को छद विच्छद किया गया है। उन्हें धर्म का पाठ पढ़ाकर गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया है। तो अंग्रेजों ने आज़ादी से पहले यानी कि सन 1871 से लेकर 1941 तक यानी कि संविधान में आदिवासियों के लिए एक अलग से धर्म कानून की व्यवस्था किया गया था, जिसे 1961 की जनगणना में एक साजिश के तहत हटा दिया गया है। और तब से लेकर भारत के आदिवासी समुदाय के लोग एक अलग से धर्म कानून की मांग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो अभी मैं बात कर रही थी सन 1871 से लेकर 1941 तक की बात कर रही थी, जिसमें हमारे लिए सिर्फ मूल निवासी, आदिवासी, एनिमिस्ट, ट्राइब्स इन सब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन जब से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग होना शुरू हुआ, तभी
तभी से हमारी पहचान जो है खतरे में पड़ गई। आप सभी को मालूम होगा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 की उपधारा 2 में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्ति के ऊपर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता, क्योंकि जनजाति समुदाय न तो हिंदू है, न तो मुस्लिम है, न तो सिख है और न ही ईसाई है। तो इस प्रकार से हमारे दिए गए धर्म कालम को हटा करके हमारी पहचान को खत्म कर दिया गया है। तो अभी मैं आप लोगों को धर्म कालम के बारे में बता रही थी, और अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करना चाहूँगी, जो कि भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है, और वो है NPR NRC। आप लोगों ने सुना है? तो NPR का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। NPR को वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने नागरिक अधिनियम में संशोधन करके लाया था, और NPR के तहत हर एक परिवार और परिवार के हर एक व्यक्तियों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो कि सरकारी अधिकारी या फिर लोकल रजिस्ट्रार के द्वारा दी जाएगी, जिसमें यह भी लिखा गया है कि NPR का उपयोग NRC करवाने के लिए किया जाएगा। अब NRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। तो इस दस्तावेज के द्वारा भारत में रह रहे वैध नागरिकों का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि अभी तक सिर्फ आसाम में ही NRC लागू किया गया है, और वहाँ पर लगभग 19 लाख लोगों को अवैध नागरिक भी घोषित किया जा चुका है। तो कैब का फुल फॉर्म होता है इसी प्रकार से भारतीय नागरिक विधेयक, राष्ट्रीय नागरिक विधेयक। तो यह विधेयक जो है संसद में पारित होने के बाद 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति से सहमति मिलने के बाद CAA यानी कि नागरिक संशोधन कानून बन गया। और CAA का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिक संशोधन कानून। तो इस कानून के द्वारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए गैर मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो आप सभी को बताना चाहूँगी कि यह 1948 का कानून है जनसंख्या जनगणना, जिसे 1955 में राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना कानून कहते हैं, और जिसके सहारे नागरिकों की जनगणना की जाती है। लेकिन वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 1955 के कानून में एक नया अधिनियम एक्ट 14A जोड़ दिया, और इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि नागरिकों के लिए एक अलग से NPR बनाया जाएगा, और इस आधार पर भारत के नागरिकों से उनका जन्म, उनका निवास स्थान, उनकी बायोमेट्रिक पहचान ली जाएगी। लेकिन यदि NPR बनाने वाले कर्मचारी या फिर अधिकारियों को आपके ऊपर संदेह हो गया, तो फिर आप लोगों को डी वोटर यानी कि डाउटफुल वोटर की श्रेणी में आप लोगों को डाल दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को मत देने का अधिकार नहीं होगा, जब तक आप लोग अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर पाएंगे।
आप लोगों को पता होगा कि असम में हजारों लाखों SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लोगों के नाम जो है डी वोटर की श्रेणी में आ चुके हैं और वे लोग मतदान से वंचित भी किए जा चुके हैं। जिसके बाद मोदी सरकार ने कैब कानून पास करा दिया और इसके तहत देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लोगों को डिटेंशन सेंटर में हमेशा के लिए बंद करके उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। तो इतना बड़ा षड्यंत्र रचने के बाद भी केंद्र सरकार झूठ पर झूठ बोलकर भारत की जनता को गुमराह कर रही है और प्रशासन के बल पर हर संभव चुप कराने का प्रयास कर रही है। जबकि भारतीय जनसंख्या जनगणना गृह मंत्रालय के वेबसाइट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि NPR NRC का पहला कदम है और NPR के लिए कैबिनेट लगभग 8,500 करोड़ रुपए भी जारी कर चुकी है और जो कि 1 अप्रैल 2020 से लागू हो चुका है। तो NPR के बाद उसी रजिस्टर के आधार पर आपको डी वोटर घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद NRC की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग सीधे NPR से ही अवैध नागरिक घोषित कर दिए जाएंगे। और फिर सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होंगे? हमारे मूल निवासी भाई बहन जो कि जंगलों में निवास करते हैं, जंगलों में निवासरत है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भारत के हर राज्य में एक डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश और प्रारूप भेज दिया है। आप लोग गृह मंत्रालय के वेबसाइट में जाकर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो संविधान को बचाने की इस घड़ी में, NPR NRC के विरोध की इस घड़ी में और अपने अस्तित्व को डूबने से बचाने की इस घड़ी में मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग नेताओं के भक्त और गुलाम न बनके अपने बच्चों के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हर मंच पर अपनी आवाज को बुलंद करें। तो इस मंच के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से ये कहना चाहूँगी कि आखिर भारत के मूल निवासियों को अपने ही देश में नागरिकता साबित करने की क्या जरूरत है, जबकि मूल निवासियों का इतिहास 4,000 वर्ष पूर्व का है। और यदि नागरिकता साबित करवाना ही है तो फिर बाहर से आए हुए लोगों का करवाएं। आप सभी को मालूम होगा कि दिल्ली के शाहीन बाग में NPR और NRC के विरोध में काफी आंदोलन हुए थे और जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या महिलाओं की थी। तो उस आंदोलन में विरोध प्रदर्शन के दौरान कई महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार शाहीन बाग में जाकर उनका दुख और दर्द को भी समझना जरूरी नहीं समझे। तो ये लोग सिर्फ क्यों कर रहे हैं? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? तो इनका एक एजेंडा है कि विश्व के जितने भी देशों में हिंदू लोग हैं उनको इजराइल की तरह जो है भारत में लाकर बसाया जाए। और इसके लिए इन लोगों ने 5 देशों का चयन किया है। कौन कौन सी? आपका जो है मलेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्योंकि वहाँ पर हिंदू लोगों की संख्या काफ़ी है। अब बच गए अफगानिस्तान। तो जब अफगानिस्तान में युद्ध हुआ था तो वहाँ के हिंदू लोग पहले ही भारत में आकर बस चुके हैं। तो इस प्रकार से विश्व के लगभग 5 करोड़ हिंदुओं को भारत में लाकर बसाने का इनका लक्ष्य है। और समय का अभाव है और भी प्रवक्तागण हैं, तो एक बात कहकर मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देती हूँ। मीन तिहाड़ मार आपस से, मीन तिहाड़ मार आपस से, हिरे ते पगरे आसी से गिर, साइना वाइना ता मुन्ने खुदई अपना नजर दल, पर्रो मिर्जों के हथगिर, आदिर मुन्ने डल मन
अपना इतिहास हिले ते इतिहास का जराना आकी ते सबटे आसी। अभी मैं गोंडी भाषा में बोल रही थी, जिसका अर्थ होता है मत लड़ो आपस में, मत लड़ो आपस में, वरना बिखर जाओगे, मौत के आने से पहले खुद ही अपनी नजरों में गिर जाओगे। हो मुन्नेवासी इस देश के, हो मुन्नेवासी इस देश के, तो बचा लो अपना इतिहास, नहीं तो इतिहास के पन्नों पर सिमट कर रह जाओगे, नहीं तो इतिहास के पन्नों पर सिमट कर रह जाओगे। और अंत में आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर सम्मान के साथ बुलाया है और मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जय मुन्नेवासी, जय संविधान, जय भीम, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।